नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उदयपुर हत्याकांड को लेकर बड़ी जानकारी है। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। 7 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं एनआईए की ओर से और आज इन्हें सभी आरोपियों को राजधानी जयपुर के विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस और रियाज अतारी की भी पेशी होगी और साथ ही साथ आरोपी आसिफ मोहसिन वसीम अली को भी पेश किया जाएगा। मोहम्मद मोहसिन और फरहाद मोहम्मद को भी कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया जाएगा एनआईए की ओर से एनआईए कोर्ट में। 28 जून को कन्हैयालाल की हत्या उदयपुर में की गई थी। इसके बाद एनआईए की ओर से जांच जारी है। अब तक जो 7 आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर के आज सभी 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जयपुर में इसे लेकर के कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच कोर्ट में इनकी पेशी होनी है, जिसमें मोहम्मद गौस, रियाज अतारी, आसिफ मोहसिन, वसीम अली और साथ साथ मोहम्मद मोहसिन और फरहाद मोहम्मद, ये सभी आरोपी एनआईए की गिरफ्त में हैं और इन्हें एनआईए के विशेष कोर्ट में आज पेश किया जाए। उनको लेकर के भी एनआईए कनेक्शन खंगाल रही है। आखिर कौन कौन इस मामले में और जुड़ा हुआ है, जैसे पाकिस्तान कनेक्शन कहां तक है, किन किन लोगों से कब्जे चले आ रहे हैं, ये तमाम तथ्य हैं जिनको इकट्ठा करने की कार्रवाई एनआईए की ओर से की जा रही है। और सबसे बड़ी अपडेट आज की यह है कि आज एनआईए की तरफ से जो 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उन सभी को जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीधे हम जुड़ते हैं सहयोगी सचिन के साथ। हमारे साथ जयपुर से सचिन मौजूद हैं। सीधे हम आपको जयपुर लिए चलते हैं। सचिन, क्या अपडेट है? एनआईए कोर्ट में आज कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपियों की पेशी होनी है। तस्वीरें दिखाइए, थोड़ा विस्तार से बताइए कि आखिरकार आज क्या कुछ होना है कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए, जो 7 आरोपी हैं उनको एक साथ आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि हर बार जिनकी गिरफ्तारियां अलग अलग समय पे हुई थी, लेकिन एनआईए ने सभी का जो रिमांड है वो 12 जुलाई तक मांगा था, क्योंकि एनआईए भी ये जानती है कि एक एक आरोपी को पेश करने के लिए उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो हर आरोपी के लिए अलग अलग व्यवस्था उनको करनी पड़ती है। हर रोज़ एनआईए के लिए एक बड़ी मशक्कत होती थी। यही वजह है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर अलग अलग हुई, लेकिन सभी आरोपियों की रिमांड जो है एनआईए ने 12 जुलाई तक ली है। अंतिम जो आरोपी है बाबला जो है, उसको संडे के दिन पेश किया गया था अदालत के अंदर और उसका जो रिमांड है वो भी 12 जुलाई तक लिया गया था। आज इन सभी आरोपियों का जो पीसी रिमांड है वो खत्म हो रहा है। ऐसे में इन सभी आरोपियों को आज एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। देखिए, अभी अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। फिलहाल अभी उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इस बात को लेकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी जो है इन जो आरोपी है जो 7, उन लोगों को फिलहाल पेश करने में काफ़ी समय विशेष है, क्योंकि जैसे ही जाब्ता यहाँ पर पहुँचेगा उसके बाद में हलचल यहाँ पर तेज़ हो जाएगी। जैसे ही जो लोकल पुलिस है, जयपुर पुलिस, जो स्थानीय एसीपी हैं, उनके पास जैसे ही सूचना आएगी तो उसके बाद में जो कमांडो हैं, जो कि रिजर्व पुलिस फोर्स के कमांडो हैं, जिनको 2 अलग अलग थानों के अंदर इस समय रखा गया है, उन सबको यहाँ पर डेप्यूट कर दिया जाएगा और उसके बाद एनआईए की टीम इसी रास्ते से यहीं पर जो वैन आके लगेगी, पुलिस की वैन, एटीएस एसओजी में इनको रखा गया है वहाँ से, और फिर उनको यहाँ पर पेश कर दिया जाएगा। तो अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। मान के चला जा रहा है कि लंच से ठीक पहले या लंच के ठीक बाद उनको यहाँ पर पेश किया जा सकता है। तो अभी काफ़ी समय शेष है उनको पेश करने में, क्योंकि जब तक लोकल पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया जाता तब तक उनको पेश नहीं किया जाएगा। लोकल पुलिस को पहले सूचना दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर जाब्ता तैनात होगा और उसके बाद उनको पेश किया जाएगा। लेकिन एनआईए के लिए एक इस पूरे मामले के लेकर जो एनआईए चाहती थी कि सभी आरोपियों को एक साथ पेश किया जाए, जिससे कि जो पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ती है एनआईए को। बिल्कुल सचिन, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं वापस से आपका रुख करूंगा, लौटता हूं आपके पास में। और इस वक्त सहयोगी कपिल शिमाली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल ने पूरे केस को बहुत करीब से देखा है, शुरुआत से लेकर के और उसके बाद में किस तरीके से तथ्य आगे बढ़ते गए। कपिल का रुख कर लेते हैं। कपिल, आज अगर हम बात करें 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा जयपुर के एनआईए कोर्ट में, तो ऐसे में आज एनआईए की तरफ से क्या कुछ कोर्ट में तथ्य पेश किए जा सकते हैं, दलीलें रखी जा सकती है, आगे क्या होना है अब?
कपिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कपिल तक आवाज नहीं जा रही है। कपिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल हम आपको बता दें कि आज जो सभी 7 आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाना है। एनआईए की ओर से सभी 7 आरोपियों को एनआईए के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम, और हमारे सहयोगी सचिन लगातार मौजूद हैं एनआईए कोर्ट में, और सचिन के पास रुक कर। उससे पहले मैं आपको बता दें कि जो तमाम आरोपी हैं, मोहम्मद मोहसिन, फरहाद, इनकी भी पेशी है, आसिफ है, मोहसिन है, वसीम अली, इसकी भी पेशी है, और साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी है उनको भी पेश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी तक 7 आरोपी एनआईए की गिरफ्त में हैं, उनको पेश किया जाना है। सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, अगर आप जिस तरीके से बता रहे थे कि अभी तो इंतजाम जो है वो सामान्य ही यहां पर कोर्ट परिसर में नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि देखिए 7 आरोपी, पिछली बार जब 2 आरोपियों को पेश किया गया था उस वक्त बड़ा हंगामा देखने को मिला था, तो इस बार जो सुरक्षा के इंतजाम क्या और ज्यादा कड़े किए जा सकते हैं जब सभी 7 आरोपियों को एक साथ पेश किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए 7 आरोपियों को एक साथ लाया जाएगा। पहला मौका होगा उदयपुर हत्याकांड में जब इतने आरोपियों को एक साथ पेश किया जाएगा। अभी तक सबसे पहले 4 आरोपियों को पेश किया गया था, उसके बाद में 2 आरोपियों को एक साथ, और उसके बाद जो शेष आरोपी थे उनको एक आरोपी को पेश किया गया था। अभी पहला मौका होगा जब 7 आरोपी को पेश किया जाएगा, और एनआईए भी यही चाहती है कि सभी आरोपियों को एक साथ पेश किया जाए, जिससे कि जो पूरी एक्सरसाइज है वो एक दिन के अंदर वो खत्म हो सके। और यही वजह है कि हर आरोपी की जो रिमांड है वो 12 जुलाई तक ली गई। जो अंतिम आरोपी को बाबला, जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसको रविवार के दिन, छुट्टी के दिन पेश किया गया था। स्पेशल कोर्ट बैठी थी उस दिन, एनआईए के जो जज हैं वो कोर्ट में आए थे, और उसके बाद उनको रविवार को उसको पेश किया गया था, और उसकी रिमांड भी जो है वो 12 तारीख तक की मांगी गई थी, 2 दिन की रिमांड ली गई थी। अब जब सब आरोपियों को एक साथ पेश किया, देखिए क्योंकि देखिए एक आरोपी को पेश किया जाए या सभी आरोपियों को, एक्सरसाइज पूरी होती है, जाब्ता उतना ही लगता है, सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही करनी पड़ती है एनआईए को, लोकल पुलिस को। यही वजह है कि अब सब आरोपियों को आगे भी एक साथ पेश किया जाएगा। जितने भी आरोपी हैं उन सबकी रिमांड एक साथ की जाएगी। बिल्कुल सचिन, लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, और एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि वो तस्वीरें हम देखें कि किस तरीके से जो मुख्य गेट से लगा करके जो एनआईए का विशेष कोर्ट है और तीसरे मंजिल पर किस तरीके से उनको ले जाया जाएगा वो हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल सहयोगी कपिल हमारे साथ हैं। कपिल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। कपिल, आज सभी 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना है, क्या कुछ कोर्ट में आज रहने वाला है? देखिए, इस मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती गई थी। जो इसके मुख्य आरोपी हैं रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस, इन्हें पहले ही दिन इस हत्याकांड के 3-4 घंटे के भीतर ही पुलिस ने राजसमंद के भीम से गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद में इनसे पूछताछ की गई, और एक दिन बाद में इन्हें इनकी गिरफ्तारी शो करते हुए इन्हें कोर्ट में, उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इन्हें 12 जुलाई तक जो है वो रिमांड पर सौंपा गया था। उस समय एटीएस कार्रवाई कर रही थी। उसके बाद में मोहसिन और आसिफ नाम के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी भी गिरफ्तारी एटीएस द्वारा की गई। एटीएस द्वारा गिरफ्तार कर इन्हें एनआईए के सुपुर्द किया गया। चारों आरोपियों को एनआईए के सुपुर्द करने के बाद में इसके बाद में और गिरफ्तारियां चलती रही, क्योंकि इसमें जो पूछताछ का दौर था वो लगातार चल रहा था। गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी, इनसे जब गहनता से पूछताछ की जा रही थी तो एक के बाद एक नाम सामने आ रहे थे। उसके बाद में मोहम्मद मोहसिन का नाम सामने आया। उसकी भूमिका भी इस हत्याकांड में सामने आई थी कि उसने भी कन्हैयालाल की हत्या करने में, इन दोनों आरोपियों का षड्यंत्र रचने में सहयोग किया था। उसके बाद वसीम अली का नाम सामने आया था, उसकी गिरफ्तारी हुई। वसीम अली वो व्यक्ति है जिसने कन्हैयालाल हत्याकांड में रेकी की थी। इन दोनों आरोपियों को कन्हैयालाल के दुकान पर होने की सूचना दी थी, क्योंकि वसीम अली की जो दुकान है कन्हैयालाल के ठीक सामने 3 दुकान पहले पाकीजा बुटीक पर वो काम करता था, और वहीं पर रहते हुए उसने ये सूचना दी थी कि कन्हैयालाल इस समय दुकान पर मौजूद है। ये सूचना मिलने के बाद ही रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद कन्हैयालाल की दुकान पर पहुंचे थे और इस जघन्य अपराध को उन्होंने अंजाम दिया था। उसके बाद से ही वसीम अली फरार था। उसके बाद एटीएस ने उसे डिटेन कर एनआईए के सुपुर्द किया था, और एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी करते हुए कोर्ट में पेश किया और 12 जुलाई तक रिमांड लिया था। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद के बाद जो हुई है वो गिरफ्तारी बाबला की हुई है। फरद मोहम्मद शेख, जिसे अभी 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था, इसकी गिरफ्तारी सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये रियाज अत्तारी का करीबी रिश्तेदार है। और जो एनआईए ने जो जानकारी दी उसके अनुसार कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में बेहद सक्रिय भूमिका बाबला की रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी बाबला की हुई थी। उसे 12 जुलाई तक किया गया था। जैसा अभी हमारे सहयोगी सचिन बता रहे थे कि सभी की रिमांड 12 जुलाई तक ली गई है, ताकि एक साथ सभी आरोपियों को पेश किया जा सके, एक ही बार में पूरा जाब्ता लगाया जा सके और सुरक्षा व्यवस्था भी कायम रखी जा सके। इसी के चलते सभी की 12 जुलाई तक रिमांड ली गई थी। उनसे अब 12 जुलाई की आज रिमांड अवधि जब पूरी आ रही है तो सभी आरोपियों को एक साथ कोर्ट में पेश करते हुए और भी रिमांड अवधि की मांग की जा सकती है, क्योंकि
फिलहाल अगर हम इस केस में देखें तो अभी पूछताछ का दौर और होना बाकी है। कई और आरोपियों के नाम सामने आने बाकी है, क्योंकि षड्यंत्र में और कई लोग शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, बाबला जिसका हम जिक्र कर रहे थे, बाबला एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी उदयपुर में पर्सनल गुर्गों की गैंग है, एक बड़ी गैंग बाबला की। बैकग्राउंड को लेकर के हम बात करेंगे और ज्यादा जानेंगे, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को हम लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर सहयोगी सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए। सचिन, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से मुख्य द्वार से उनको लाया जाएगा, सुरक्षा घेरा किस तरह का हो सकता है ताकि किसी तरह के कोई बाधा, कोई अवरोधक या फिर ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो। और अगर हम एनआईए कोर्ट की बात करें तो कोर्ट का रास्ता किस तरफ से होकर के जाता है, क्योंकि तीसरी मंजिल पर कोर्ट, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर सुरक्षा घेरा भी आज मजबूत दिखने वाला है। सचिन। बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन अविनाश से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं आपको तस्वीरें, वो रास्ता दिखाएं जहां से आरोपियों को लाया जाएगा। देखिए, ये जो आप गेट तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये एनआईए कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स कोर्ट है उसका एग्जिट द्वार है, यानी यहाँ से जो है वो एग्जिट होते हैं अमूमन आमतौर पर। लेकिन जब भी पुलिस वैन जेल से आती है या बड़े आरोपियों को पेश किया जाता है तो इसी गेट से वैन आती है। उसके बाद में ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो पुलिस जाब्ता है, जहाँ पर अभी आपको 3 से 4 सिपाही नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर स्पेशल कमांडो मौजूद रहेंगे और इसी परिसर के अंदर जो है वो जो पुलिस वैन है उसको यहाँ पे खड़ा किया जाएगा जिसमें आरोपी मौजूद रहेंगे। आपको ध्यान होगा, जयपुर बम ब्लास्ट हो या अजमेर बम ब्लास्ट हो, इसी रास्ते से लेके जाया जाता है। और ये जो सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही है, ये सीढ़ियाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें जाने का पीछे का रास्ता है, लेकिन यहीं से आरोपियों को लेकर अंदर जाया जाएगा और उसके बाद तीसरी मंजिल पर आरोपियों को जो सीबीआई 1 है, जिस पर एनआईए का चार्ज भी है, एनआईए कोर्ट का जुडिक्शन भी जिस अदालत के पास में, वहाँ पर उनको पेश किया जाएगा। अमूमन ये गहमा-गहमी आपने पिछले 14 दिन पहले भी देखी होगी, जब सबसे पहले शनिवार का दिन था और मोहम्मद गौस, मोहम्मद रियाज अत्तारी और उसके साथ ही जो अन्य 2 रेकी के आरोपी थे उनको पेश किया गया था। उस समय भी यहीं पर काफ़ी गहमा-गहमी देखी गई थी और इस तरह की गहमा-गहमी उससे पहले अजमेर बम ब्लास्ट जो इसी एनआईए कोर्ट ने सुना है, उसके अलावा इसी डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो जयपुर बम ब्लास्ट है उसके आरोपियों को पेश किया गया था। जब सीढ़ियों के रास्ते से उनको ले जाया जाएगा तमाम आरोपियों को, तो वहां पर किसी की भी आवाजाही नहीं होगी, तमाम आवाजाही को रोक दिया जाएगा, या फिर जो लोग उस वक्त, चाहे वो वकीलों की बात करें या फिर जो बाकी जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर रोक दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा उसको। हालांकि जो कोर्ट के अंदर स्टाफ है, जो कोर्ट के अंदर अधिवक्ता हैं, वो मौजूद रहेंगे, लेकिन उनके रास्ते को पूरी तरह से खाली रखा जाएगा। जिस तरह की अब तक आरोपियों की पेशी हुई है, मीडिया को भी दूर रखा गया है। पहले दिन कैमरा ट्रायल की बात कही गई थी, हालांकि उसके बाद में खुली अदालत के अंदर उनको पेश किया गया और यही वजह थी कि जो उनके हाव भाव थे, उनकी जो वेशभूषा थी या जो उनके तरीका था पेश होने के समय, वो सब रिपोर्ट हुआ है मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर कि क्या वो उस समय सोच रहे थे, किस तरह से सर झुकाए वो लोग खड़े थे। हालांकि पहले दिन काफ़ी सख्ती की गई थी, लेकिन आज भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल सचिन, आप बने रहिए हमारे साथ, में वापस से आपका रुख करूंगा। दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। शंकर, आज सभी 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या जो है कानूनी तौर पर हम अगर इसे समझें तो आज क्या रहने वाला है कोर्ट में? देखिए, आज जब 7 आरोपियों को जो कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद आगे की रिमांड मांगी जाएगी और आगे रिमांड मांगने के बाद क्योंकि आगे रिमांड मांगने का जो एक हवाला दिया जाएगा वो बताया जाएगा कि इन लोगों से अभी कई और भी लोकेशन पर ले जाकर कई मामलों की तफ्तीश करनी है। और जिस तरह से रखा था, इन आरोपियों से अभी शुरुआती दौर की जो पूछताछ हुई है, पूछताछ के दौरान कई आरोपियों को आमने सामने बैठा करके भी पूछताछ करना है, लिहाजा इस मामले में उन्हें कुछ और भी दिनों का रिमांड चाहिए। इसके साथ साथ इस मामले में जो मौके वारदात का एक रिकंस्ट्रक्शन कराना है, जिस तरह से बकायदा कई ऐसे लोकेशन है जहां रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, कुछ लोकेशन पर जो तमाम बयान के आधार पर फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा और जिस तरह से आरोपियों के कुछ आरोपियों के बयान अलग अलग पाए जा रहे हैं, तो उसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और उसी के मुताबिक रिकंस्ट्रक्शन फिर से करवाया जाएगा, जिससे कि इस मामले पर तमाम जो हत्याकांड को अंजाम देने की जो एक पूरी प्रक्रिया है उसको समझा जा सके। और जिस तरह से इस मामले में कई दूसरे राज्यों से भी बाकायदा जो कनेक्शन जुड़ रहे हैं, जिस तरह से राजस्थान से मामला शुरू हुआ, राजस्थान के बाद ये मामला कानपुर से भी जुड़ा था, क्योंकि कानपुर से
जो हथियार वो मंगवाए गए थे। इसके साथ ही इस मामले में हैदराबाद कनेक्शन जुड़ा था, तो हैदराबाद से जुड़े हुए जो कनेक्शन है वहां पे भी इनको लेकर जा सकते हैं कि क्या पहले भी हैदराबाद ये आरोपी वहां पे गए थे, कहाँ ठहरे थे, किस तरह से किन किन लोगों से मुलाकात किया था। तो इन तमाम मसलों का आधार बनाते हुए आज एनआईए कोर्ट में एनआईए की तरफ से ये दलीलें दी जाएंगी कि इस मामले में आगे की इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए कुछ और भी दिनों की रिमांड चाहिए, लिहाजा इस मामले पर आगे की रिमांड उन लोग की मांगी जा सकती है। और कह सकते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह से एनआईए ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, यानी कि 6 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हुई थी और एक आरोपी को एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस मामले में जो तार हैं, जिस तरह से विदेश से जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, विदेश में रहने वाले कई लोगों के साथ इसके कनेक्शन जुड़ रहा था, तो इस मामले पर आगे की तफ्तीश बेहद महत्वपूर्ण है और उसी महत्वपूर्ण के तफ्तीश के लिए इन आरोपियों की आगे की रिमांड चाहिए। जी बिल्कुल शंकर, हमारे साथ सहयोगी कपिल मौजूद है, जयपुर से हमारे साथ सचिन मौजूद हैं। एक बार कपिल का रुख कर लेते हैं। कपिल, आप जो जिक्र कर रहे थे बाबला जिस तरीके से मुख्य कड़ी है, उसको लेकर के अब इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेंगी? देखिए, इस मामले में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, जिन लोगों के नाम सामने आते गए, उनके किस तरह के इसमें सहयोग रहा, ये बातें भी सामने आती गई थी। सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली थी उसके अनुसार मोहसिन और आसिफ, जिनकी गिरफ्तारी रियाज अतारी और गौस मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद में की गई थी, उनकी मुख्य भूमिका इसमें सामने आई थी। ये बताया जा रहा था कि ये जो लोग हैं ये इस हत्याकांड में साथ में जाने वाले थे। इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचने में गौस मोहम्मद और रियाज अतारी का सहयोग किया था। लेकिन एक जानकारी और सामने आई थी कि इस हत्याकांड के ठीक पहले इन लोगों ने रियाज अतारी और गौस मोहम्मद के फोन उठाने बंद कर दिए थे। ये जानकारी सामने आई थी, लेकिन ये लोग आसपास में मौजूद थे और उसके बाद में ये जो घटना तकरीबन 1:30 बजे अंजाम देनी थी, जिसे 2:30 से 2:45 बजे के आसपास अंजाम दी गई। और उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके नाम सामने आए, इन्हें गिरफ्तार किया गया कि इन षड्यंत्र रचने में इन लोगों की भूमिका रही है। उसके बाद मोहम्मद मोहसिन का नाम भी सामने आया, उसने भी योजना बनाने में सहयोग किया था, रेकी करने में सहयोग किया था। और वसीम अली जिसने सूचना दी थी। बाबला जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आप देखिए बाबला वो व्यक्ति है जिसकी उदयपुर में गुर्गों की अपनी एक व्यक्तिगत गैंग है। दर्जनों लड़के उदयपुर के अलग अलग इलाकों के बाबला की गैंग में शामिल हैं। चिकन का एक ठेला लगाता है, सवीना और पटेल सर्कल इलाके में इसके चिकन के ठेले हैं और वहीं पर रहकर ये अपने गुर्गों की गैंग को संचालित करता है। नुपुर शर्मा के समर्थन में जिन लोगों ने पोस्ट की थी, उन लोगों की रेकी करना, सोशल मीडिया पर इसके गुर्गों की पूरी नज़र थी। कौन कौन व्यक्ति नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर रहा है उस पर नज़र रखी जा रही थी। एक और जानकारी आ रही है कि उन लोगों को धमकी देना, उनके घर की रेकी करना, उन्हें डराना धमकाना, ये सारा काम जो है ये बाबला की गैंग द्वारा किया गया था। और उसके बाद में जो कन्हैयालाल की हत्या की गई थी उसमें भी आप देखिए बाबला के लोगों द्वारा ही कन्हैयालाल की रेकी की गई, उसे धमकियां जो दी गई थी वो बाबला के लोगों द्वारा दी गई। तो ये सारे आरोप जो है ये बाबला पर लगे थे। उसने एक और बड़ी जानकारी जो सामने आई थी, बाबला वही व्यक्ति है जिसने गौस मोहम्मद और रियाज अतारी को हत्या के बाद में वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया था कि वे वीडियो बनाएं और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करें, ताकि दहशत का माहौल हो और लोगों को ये पता चल सके कि एक बड़े तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया है और ऐसी और भी घटनाएं हम आगे कर सकते हैं। तो ये सारे जो काम है ये बाबला द्वारा किए गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, बने रहिए कपिल, आप भी हमारे साथ। मैं एक बार फिर से जयपुर का रुख करूंगा जहां पर सहयोगी सचिन लगातार हमारे साथ हैं। सचिन, आपने सुना कि शंकर आनंद जो बता रहे थे कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, जब सभी 7 आरोपियों को एक साथ पेश किया जाएगा, उनका रिमांड मांगा जा सकता है और कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आगे तक जांच में एनआईए शामिल कर रही है। सबसे खास बात यह कि जिस तरीके से तार जुड़े, देखिए कानपुर का जिक्र आया, साथ ही साथ जिक्र जो है वो अजमेर का भी आया और वहां पर भी कहा गया कि एनआईए की टीम ने जांच की है। और इसके साथ साथ जो बाहर के कनेक्शंस हैं उनको लेकर के कैसे आखिरकार अब एनआईए की जांच आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए हेमंत, ये मान के चला जा रहा है कि जब आज 7 आरोपियों को पेश किया जाएगा तो रिमांड ही मांगी जाएगी, क्योंकि एनआईए को कड़ी से कड़ी जोड़नी है। जिस तरह से अलग अलग शहरों का और अलग अलग लोगों का जिक्र आ रहा है, कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है, कुछ जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं, इस तरह की बातें भी जो है एनआईए के जो सोर्सेज हैं उनके जरिए सामने आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ा खुलासा भी एनआईए जल्द ही कर सकती है। हालांकि एनआईए पर लगातार ये दबाव बना हुआ है कि जल्द से जल्द वो चालान पेश करे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इसका जल्दी ट्रायल शुरू हो। जो गुनहगार हैं, जिन्होंने निर्मम हत्या की है
कन्हैयालाल साहू की और आतंक फैलाने की कोशिश की, उनको सजा मिल सके। लगातार जो है वो एनआईए के ऊपर भी एक तरह से प्रेशर बना हुआ है और एनआईए यही चाहती है कि जल्द से जल्द मामले को जो है पटाक्षेप किया जाए, पूरी जो साजिश है उसको खोला जा सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि लगातार इन आरोपियों से पूछताछ हो और लगातार कड़ी से कड़ी जुड़े। और यही वजह है कि मान के चला जा रहा है कि आज भी एनआईए अगले 14 दिन की रिमांड मांग सकती है और अदालत को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए रिमांड देने में। हालांकि रिमांड के दिनों में कुछ कमी हो सकती है क्योंकि 14 दिन का रिमांड मुख्य आरोपियों का दिया जा चुका है। करीबन 2 हफ्ते पहले जो है मोहम्मद गौस और जो रियाज अत्तारी जो मुख्य आरोपी हैं और उनके अलावा जो 2 अन्य उनके सहयोगी थे उनको पेश किया गया था और 12 तारीख तक रिमांड पे दिया गया था, यानी 14 दिन का रिमांड उनका आज पूरा हो रहा है। हालांकि बाकी जो आरोपी हैं उनका रिमांड अभी काफ़ी कम समय का लिया है, लेकिन क्योंकि अब सभी आरोपियों को एक साथ पेश किया जाएगा तो सभी आरोपियों को एक साथ रिमांड पर सौंपा जाएगा। तो एनआईए जहाँ तक ये मान के चला जा रहा है कि तकरीबन 14 दिन का रिमांड और बिल्कुल पूछताछ के लिए, क्योंकि एनआईए को इसमें समय लग रहा है क्योंकि मामला जितना जी बिल्कुल सचिन, और हमारे साथ शंकर आनंद लगातार बने हुए हैं। शंकर, सचिन बता रहे हैं कि एनआईए अभी इसी कोशिश में होगी कि आखिरकार जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन को, जांच को पूरा किया जाए, जिसके बाद में इस पूरे मामले में चालान पेश किया जाए, ट्रायल कम से कम शुरू हो सके। शंकर, तो लगता है शंकर तक आवाज नहीं जा रही है। कपिल का एक बार फिर से रुख करते हैं। कपिल, जैसे सचिन बता रहे हैं कि अब एनआईए भी इस कोशिश में है कि आखिरकार जल्द से जल्द जो है वो जांच इस पूरे मामले में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ट्रायल की स्थितियां हो, कम से कम जो है अदालत में ट्रायल शुरू हो पाए। और ये जो आरोपी है देश भर से ये एक मांग जरूर है कि जल्दी से जल्दी इनको जो है सजा का ऐलान हो पाए। कपिल जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जल्दी से जल्दी चालान पेश किया जा सके और इन्हें सजा दिलाई जा सके, क्योंकि पूरे देश में गुस्सा है इन आरोपियों के प्रति। इन्होंने जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया उससे सभी लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसके अलावा आप देखिए कि एटीएस द्वारा जब शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो महज 2 दिन के अंदर एटीएस ने सारे जरूरी साक्ष्य जमा कर लिए थे। अगर ये मामला सिर्फ हत्याकांड से जुड़ा हुआ होता तो एटीएस द्वारा जो साक्ष्य जमा किए गए वो इन्हें अधिकतम सजा दिलाने के लिए काफ़ी है। लेकिन आप देखिए एनआईए को इसलिए इसमें शामिल किया गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम सामने आ रहे हैं, दावते इस्लामिक संगठन का नाम सामने आया है, इनके पाकिस्तान और नेपाल के कनेक्शन सामने आए हैं, दूसरे राज्यों से भी इनके संबंध सामने आए। तो इन सभी पहलुओं को खंगालने के लिए एनआईए को शामिल किया गया है ताकि एनआईए ये पता लगा सके कि किस तरह से, यदि क्योंकि इनके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की भी संभावनाएं सामने आई थी, तो एनआईए ये पता लगा सके कि इनके तार कहां कहां तक जुड़े हैं। उन सभी तक पहुंचने के लिए जांच एनआईए को दी गई थी और निश्चित तौर पर एनआईए पर एक बड़ा प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जाए और चालान पेश किया जाए, ताकि जैसा पहले साफ कर चुके हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला चलेगा और बहुत जल्दी आरोपियों को सजा दिलाई जा सके, ये प्रयास किए जाएंगे। तो जो आज जो कोर्ट में पेशी होगी उसमें सभी आरोपियों की फिर से रिमांड अवधि इसीलिए मांगी जाएगी कि यदि इन्हें एनआईए टीम के पास में रखा जाएगा तो ये जो आरोपी इनसे लगातार पूछताछ करते हुए सारी कड़ियों को जोड़ने में सफलता मिलेगी और भी जिन लोगों के इसमें नाम सामने आने की संभावना है, कई और आरोपियों के गिरफ्तारी होने की बिल्कुल, उस पर भी लगातार हम नजर बनाए हुए हैं कपिल, और अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के पल पल की अपडेट हम शुरुआत से अपने दर्शकों को देते आ रहे हैं, सबसे पहले सबसे तेज। और बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।